गौ माता, जय गोपाल, जय स्वदेशी। आज मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में मैं उपस्थित हूँ और बहुत सुंदर सुंदर स्टॉल लगा है, लेकिन सबसे आदर्श और कह सकते हैं जो यूनिक स्टॉल है ये है, क्योंकि हमारे पास भारत की विभूति है। क्योंकि ऐसे ऐसे लोग, भारत देखिए टैलेंट इतना है, उसको विदेश लोग ले लेते हैं, लेकिन हमें उन भारतीयों को नमन करना चाहिए जो विदेश में विदेश के नौकरी को या सब कुछ को ठुकरा के भारत में भारत का कल्याण और अपने देशी गौ माता को आगे बढ़ाने का मुहिम चालू किए हैं। तो उसी में हमारे साथ हैं डॉक्टर सत्य प्रकाश वर्मा जी। ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है, इनको कौन नहीं जानता, क्योंकि सर आपका रिसर्च हम सब हमेशा आपको वीडियोस पे देखते रहते हैं। तो थोड़ा सा अभी आपका ये जो पुस्तक निकल रहा है, मैं अभी इसको बाई की हूँ, खरीदी हूँ। तो ये पुस्तक नाम है गौवाद, इंग्लिश और हिंदी इसका दोनों ये है। तो अभी भी इस पुस्तक के विषय में सर कुछ बताएंगे। और सर थोड़ा सा अपना परिचय, आप परिचय के मोहताज नहीं है फिर भी देते हुए इसके विषय में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश वर्मा, मैं 2007 से ही रूमिनेंट बायोवेस्ट, जिसे आप आम भाषा में गोबर कहते हैं, उसके ऊपर शोध कर रहा हूँ। IIT बॉम्बे से मेरा ग्रेजुएशन है। मैंने US से PhD भी किया मार्केटिंग मैनेजमेंट में, और अपने बिजनेस के साथ दुबई में 14 साल रहते हुए हम लोगों ने सेल्फ फंडेड ये रिसर्च किया, जहाँ पर हम गोबर से सिंगल सीक्वेंस में नैनो सेलुलोज, लिग्निन, ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड और कार्बन नैनो पार्टिकल बनाते हैं, और जिसे इंडिया में मेरी कंपनी नैनोवर्स बायोमटेरियल्स बनाती है। ये वो प्रोडक्ट हैं जो बेसिकली गाय के विज्ञान को एडवांस लेवल पे लेकर जाते हैं। एज अ साइंटिस्ट मैं इसे मानता हूँ गौ विज्ञान 3 स्तर का है। गौ विज्ञान 1.0, 2.0 और 3.0। आपने इस एग्जीबिशन में या जहाँ भी गाय के जितने भी प्रोडक्ट देखे हैं बायोगैस बनने तक, इन सबको मैं गौ विज्ञान 1.0 मानता हूँ। क्यों? क्योंकि ये बहुत साधारण से विज्ञान से ये प्रोडक्ट बनाए गए हैं, चाहे उस पर हाइड्रोलिक प्रेस का इस्तेमाल हो या फर्मेंटेशन का इस्तेमाल किया गया हो। 2.0 मैं उसे मानता हूँ जहाँ पर आप गोबर को डिसइंटीग्रेट करते हैं और जिन पार्टिकल से या जिन प्रोडक्ट से वो मिलकर बना हुआ है उन प्रोडक्ट में ब्रेक कर देते हैं। जैसे ही आप ये करते हैं, ये सारे प्रोडक्ट बेसिकली दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल का काम हो जाता है। जैसे आप 1.0 में जितने प्रोडक्ट बने वो आम व्यक्ति के यूज़ के प्रोडक्ट हैं, जिनके लिए कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन ये वाले प्रोडक्ट किसी भी आम आदमी के काम के नहीं है डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली इन्हीं प्रोडक्ट के माध्यम से गाय आपके घर में आती है। चाहे वो पेंट हो, सीमेंट हो, सिरामिक हो, पेपर हो, फार्मा हो, फूड इंडस्ट्री हो, वुड पैकेजिंग हो, ग्लास कंपोजिट हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो। तो ये सारे वो सेक्टर्स हैं, ये सारे वो प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें आप 24 घंटे इस्तेमाल कर रहे हैं। और नैनो सेलुलोज या नैनो कार्बन पार्टिकल्स की फॉर्म में ये सारे प्रोडक्ट्स आपके घर में आ रहे हैं। मेरे हिसाब से यही गौवाद है, और हमने गौवाद को इसीलिए डिफाइन किया। गौवाद एक ऐसी व्यवस्था या ऐसी सोसाइटी का नाम है जहां पर पूरे भारतवर्ष के सभी सनातनी या सभी भारतवर्षी या तो गाय के प्रोडक्ट्स के बायर होंगे या सेलर्स होंगे। ऐसी जब व्यवस्था बनेगी उसी को हम गौवाद कहते हैं। अगर गौवाद के बारे में बहुत सामान्य भाषा में कहूँ तो मेरे लिए गाय एक स्टैटिक है, रुकी हुई चीज़ है, एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन गौवाद एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। यदि हम जीवन में गौवाद को अपनाते हैं तो हमें गाय से जुड़ने के लिए गाय को फिजिकली टच करने या फिजिकली साथ में होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मकसद है गाय सेवा का नहीं, समृद्धि का विषय है। गाय लक्ष्मी का प्रतीक है, और लक्ष्मी बेसिकली समृद्धि का प्रतीक है। समृद्धि किस बात की? शारीरिक, आर्थिक, आध्यात्मिक। ये पर्यावरणीय समृद्धि या इस प्रकार ये किससे आएगी? ये आपके गाय से मिलने वाले पंचगव्य से आती है। दूध हमें शारीरिक समृद्धि देता है, दही हमें शारीरिक और मानसिक समृद्धि देता है, घी हमें मस्तिष्क की समृद्धि देता है, रोगों से बचाता है, एक सस्टेनेबल हेल्थ देता है। गौमूत्र जो है वो हमारे आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और हमारे रोगों का शमन और नाश करता है। गोबर जो है, गौमय वसते लक्ष्मी, गोबर ही एक ऐसा पंचगव्य में से प्रोडक्ट है जिसके बारे में लक्ष्मी का संज्ञा दी गई है।
और जब मैं इन प्रोडक्ट्स को देखता हूँ, नैनो पार्टिकल्स को देखता हूँ, हमें समझ में आता है कि लक्ष्मी का मतलब था कि इससे बहुत सारे उत्पाद बनाए जा सकते हैं। आज उसी संदेश को हम सब लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने एक भारतीय गौवादी समाज पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की। मेरी वाइफ भी एक साइंटिस्ट हैं और हम दोनों ने जो भी हमने अर्न किया उससे एक प्रयास किया कि जितने भी हमारे गौ के उत्पाद बनाने वाले व्यक्ति हैं या बनाना चाहते हैं, जितने भी यूथ हैं जो गौ उद्यमिता में आना चाहते हैं, उन्हें क्या प्रोडक्ट बनाने चाहिए, कैसे बनाने चाहिए और उनकी मार्केटिंग कैसे होनी चाहिए, इन 3 उद्देश्यों से इस ट्रस्ट की स्थापना की गई, जिसके पहले चरण में हमने इस पुस्तक को लॉन्च किया जी। इस पुस्तक में, ये पुस्तक 265 पेज के अंदर 5000 साल के सनातन से लेके और अमृत काल के 2047 तक की यात्रा को कवर करती है। क्या बात है। यहाँ पर सनातन में जितने भी गौ सूक्त हैं, वेद, उपनिषद, पुराण, संहिता, स्मृति, उन सब में गाय की महत्ता, उनके भावार्थ और विज्ञान में उनकी अर्थव्यवस्था कैसे गाय सबके बारे में, पुरानी अर्थव्यवस्था में गाय का कितना रोल था। पुरानी अर्थव्यवस्था में हमारी जीडीपी का 33% गाय की अर्थव्यवस्था से आता था। इसलिए तो करोड़ों दान करते थे राजा ऋषि लोगों को। ऋषि मतलब रिसर्चर जी। तो इस पे रिसर्च हमारी धन का जो एक समृद्धि थी वो नापी जाती थी गौधन के रूप में। किसके पास कितना धन है। आप इस एग्जीबिशन में भी आए, इसका नाम गौधन इसीलिए रखा गया है कि ये बेसिकली सिर्फ सेवा या माता का विषय नहीं है, ये धन है। सारे यूथ को बेसिकली इस बुक में से पढ़ के जितने भी प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं उनके साइंटिफिक वैलिडेशन है, उनको बनाने की विधियां हैं, उनको कैसे आप प्रमाणित करेंगे। किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको गाय को आगे नहीं करने की ज़रूरत है। प्रोडक्ट अपनी मेरिट के बेसिस पे बिकना चाहिए, अपनी गुणवत्ता और अपनी उपयोगिता के आधार पे बिकना चाहिए। इसीलिए इस बुक को लिखा गया है और इसमें उन सारे प्रोडक्ट की विधियों के बारे में बताया गया है। सबसे बड़ी बात है आपकी पुस्तक की विशेषता मैंने देखी, इसमें आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों वस्तुओं का, विषय वस्तुओं का समाहार है। जो गौ कथा करते हैं उनके लिए मैं स्वयं गौ कथा करती हूँ, तो मेरे लिए भी ये उपयोगी है। जो इसको आर्थिक दृष्टि से लेना चाहते तो मैं सबसे ये निवेदन करना चाहूँगी कि सर से ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं, ऑफलाइन तो यहाँ जो भी है वो ले ही सकते हैं। तो ये जरूर ये पुस्तक समझिए कि हमारे पास ना कल्याण की एक पत्रिका थी, श्री का गौ अंक गौ सेवा, वो भी बहुत अच्छी पुस्तक है, आप देखे होंगे उसमें। लेकिन ये बिल्कुल आधुनिक युग के लिए प्रासंगिक पुस्तक है। तो सर का ये पुस्तक बहुत अच्छी लगी मुझे, इसलिए सबसे पहले मैंने इसे ही खरीदा। और जहाँ तक बात है सर, मैं जानती हूँ सेवा का, समृद्धि जहाँ रहती है सेवा अपने आप वहाँ होती है। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण लीजिए कि आप बहुत महंगी से महंगी कार खरीदिए, उसको आप कैसे संभालते हैं, अपने बच्चे से भी बढ़ के संभालते हैं। अरे स्क्रैच ना आ जाए, प्रतिदिन धुलते हैं, प्रतिदिन उसकी सेवा करते हैं। एक सेवक को लगाते कि हमारी कार की सफाई कर दो। एक निर्जीव वस्तु के लिए आप इतना सोच रहे हैं। तो जब गाय समृद्धि का विषय बनेगी ना, तो गौशाला में जो ऐसे वो केवल कत्ल खाना ही नहीं, मैं तो देखती हूँ गौशाला में भी उनकी वही दुर्दशा है जो कत्ल खाने में। उनको तो वहाँ मार दिया जाता है, वहाँ गौशाला में तिल तिल करके मरती है। क्यों? क्योंकि सब सोचते हैं अरे दूध देना बंद कर दिए तो अब इसको ऐसे ही हटाओ, कैसे भी चला लो। ये जो आपने गौ हत्या का विषय रखा है, गौशाला का विषय रखा जी। गौ हत्या क्यों होती है? क्योंकि एक डिमांड सप्लाई है, एक खरीदने वाला है, एक बेचने वाला है। हम खरीदने वाले को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। जो व्यक्ति खाना चाहता है वो खाएगा, आप उसे कैसे रोकेंगे? कितना ही प्रयास कर लीजिए, हमारा मकसद क्या हो, उस सप्लाई को कट कर दिया जाए। अगर उसे सप्लाई ही नहीं मिलेगी तो डिमांड अपने आप खत्म हो जाएगी। डिमांड पहले बहुत हाई हो जाएगी और जब उस डिमांड पर भी, उस प्राइस पर भी नहीं मिलेगा तो वो खत्म हो जाएगी। ये डिमांड सप्लाई का सिंपल कर्व होता है। दूसरा, अब ये सप्लाई कैसे बढ़ेगी, सप्लाई कैसे कम होगी? गौ हत्या के लिए जो गायें जा रही हैं उनकी, अगर आप 1000 रुपए की साइकिल खरीदते हैं तो उस पर 100 रुपए का ताला लगाते हैं, यानी 10% आप सिर्फ उसकी सेफ्टी पे निवेश करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको उसकी उपयोगिता पता है, कोई भी ले जाएगा। आज हमारी गाय की उपयोगिता इतनी खत्म हो गई है कि आपकी अपनी गाय जो दूध दे रही है, दूध देने के बाद आप छोड़ देते हैं, आपको पता है कोई नहीं लेके जाएगा। अगला विषय कि गौशालाओं में क्या करना चाहिए।
हम इस ट्रस्ट के माध्यम से, इस गौवाद के माध्यम से गौशालाओं को प्रयोगशाला में बदलना चाहते हैं। पहला चरण, ताकि जो भी वहाँ से प्रोडक्ट बने वो प्रामाणिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से प्रामाणिक होकर बने, वैधता के साथ बने। दूसरा, जितनी भी हमारी गौशालाएं हैं उनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर है, जगह है, ज़मीन है, पानी है, बिजली है, गाय है, रॉ मटेरियल है, एडमिनिस्ट्रेशन है, मैन पावर है। ज़रूरत किस चीज़ की है? एक टेक्नोलॉजी की, जिससे वहाँ के गौ जो पंचगव्य है उनको किसी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा सके। हम मानते हैं कि गौशालाओं को गौ उद्यमिता केंद्र के रूप में विकसित किया जाना चाहिए, वैसे ही देखा जाना चाहिए। जैसे जैसे उपयोगिता बढ़ेगी, लोग कहेंगे कि हमें गौशाला में गाय नहीं छोड़नी, हमें गौशाला से गाय लेकर जानी है, ताकि पाले हम, खर्चा हम करें और ये गौ उद्यमिता केंद्र हमारे गोबर को ले ले, हमारे गौमूत्र को ले ले। ये बड़ा लक्ष्य हो सकता है, बट यात्रा शुरू हो गई। मैं बिहार से हूँ सर, और मैं चाहूँगी कि आपको मैं इसके लिए सादर आमंत्रित करना चाहूँगी, क्योंकि मैं बिहार में बहुत, खास के सरकारी गौशाला की और ज़्यादा दुर्दशा और अध्यक्ष के पद है ना, SDM होते हैं, हम बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। हमारे बगल में दरभंगा गौशाला है, बहुत दुर्दशा है, मैं बता नहीं सकती हूँ। कभी कभी उसको बोलते हुए मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो आपका ये पुनीत कार्य में हम सब बिल्कुल योगदान दें, क्योंकि हम सबका उद्देश्य एक है। और आपको बिहार निश्चित बुलाना चाहेंगे, जब भी आपके पास समय हो जरूर आइएगा। बिल्कुल, जहाँ भी आपको लगता है कि गौ उद्यमिता को बढ़ावा देना चाहिए, नई तकनीकों से आपको काम करना चाहिए, और युवा गाय को सेवा की जगह उद्यम का, समृद्धि का, अर्थव्यवस्था का साधन समझते हैं, ज़रूर आऊँगा। और हमारा ट्रस्ट हर उस व्यक्ति के लिए खड़ा हुआ है जो गौ विज्ञान के साथ गौ अर्थव्यवस्था पे जुड़ना चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू, अमूल्य समय देने के लिए। जय गौ माता, जय गोपाल, जय स्वदेश। धन्यवाद।